ज्वालामुखी टॉपिक पे चर्चा के दौरान पिछली क्लास में मैंने कहा था कि जरा सोचिएगा कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ज्वालामुखी से केवल लावा निकलता है, या कुछ बच्चे सोचते हैं कि द्रव फॉर्म में चीजें निकलती हैं। हमें ये सोचना है कि क्या सॉलिड चीजें भी ज्वालामुखी से निकलती हैं, क्या गैसीय पदार्थ भी ज्वालामुखी से निकलते हैं। तो जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ज्वालामुखी से तीनों तरह के पदार्थ निकलते हैं, यानी ठोस पदार्थ भी निकलता है, द्रव पदार्थ भी निकलता है और गैसीय पदार्थ भी निकलता है। यानी आपसे जब पूछा जाए कि किस तरह के पदार्थ निकलते हैं तो आप सीधा कहिए कि ज्वालामुखी से ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इन तीनों पदार्थों में कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा होता है? ठोस अधिक निकलता है कि द्रव अधिक निकलता है कि गैसीय पदार्थ? तो इसका उत्तर है गैसीय पदार्थ सबसे ज्यादा निकलता है। दोनों बात समझ में आई? क्योंकि उत्तर अक्सर आप दूसरा देते हैं कि लावा अधिक निकलता है, द्रव अधिक निकलता है। नहीं, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसमें से गैसीय पदार्थ, क्योंकि वही तो प्रेशर बनाया है, तो गैसीय पदार्थ अधिक निकलता है। तीनों पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि जो ठोस पदार्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ठोस पदार्थ जो निकलते हैं उनको समेकित रूप से कलेक्टिवली ऑल द सॉलिड मटेरियल्स या ऑल द सॉलिड पार्ट्स आर नोन एज पाइरोक्लास्ट। एक वर्ड है पाइरोक्लास्ट। जो भी छोटे बड़े सॉलिड मटेरियल्स निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पाइरोक्लास्ट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पाइरोक्लास्ट क्या है। तो पाइरोक्लास्ट जितने भी सॉलिड मटेरियल्स वोल्केनो के थ्रू निकलते हैं उसे हम पाइरोक्लास्ट कहते हैं। जो द्रव पदार्थ निकलते हैं उनको हम लावा कहते हैं। मैंने बताया था कि धरातल के नीचे से जो पदार्थ द्रव निकलेगा वो लावा है, और जब तक वो नीचे है तब तक क्या है? मैग्मा है। तो ये मत कभी कहिएगा कि मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? जो लिक्विड मटेरियल निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? लावा। और गैसीय पदार्थ तो गैसियस ही होता है। तो अब फिर एक एक पे चर्चा करते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होता है। ठोस पदार्थों को कलेक्टिवली तो हम पाइरोक्लास्ट कहते हैं, लेकिन उनके आकार के आधार पर उन्हें हम कई वर्गों में बांटते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जो पाउडर शेप में पाउडर की तरह निकलता है, यानी एकदम हल्की हल्की, देख रहे हैं राख की तरह निकल रहा है, उसको राख बोलते हैं, या इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? सिंडर। सिंडर यानी कि ज्वालामुखी में पाउडर जो मतलब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो आसमान में एकदम बारीक पाउडर शेप में कई दिनों तक गिरता रहता है, उसे हम कहते हैं सिंडर या राख। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से ही है, जब विस्फोट होगा तो बहुत ढेर सारा एकदम अंधेरा हो जाता है राख से, और वो ढेर सारा जो राख एक जगह गिरता है, जैसे ये गिर रहा है, तो ये जम करके इस तरह से रूप, सॉलिड रूप जो ले लेता है उसी को हम कहते हैं टफ। यानी कभी पूछे कि टफ क्या चीज है, तो ज्वालामुखी राख जब सॉलिडिफाई हो जाती है तो वो क्या बनता है? टफ। TUFF, टफ। अब देखिए, आकार के आधार पे इसको अलग अलग नाम दिया गया है। लैपिली क्या है? मटर के दाने के आकार के, छोटे छोटे मटर के दाने के आकार के हों तो उन्हें हम यानी मटर के आकार के, तब उन्हें हम लैपिली कहते हैं। अगर यही नाशपाती या उससे थोड़ा बड़े हैं, यानी इतने बड़े हैं,
तब ये क्या है, बम। ये बम की तरह ही समझिए गिरते हैं, जिसे देख रहे हैं आपका एक गोला है ये पूरा का पूरा, जहां गिरता है तो उसको लोगों ने क्या कह दिया, बम। तो ये बम है, इनका नाम है बम। जब एक नाशपाती के आकार का होता है ये, लगभग नाशपाती, पूछ भी लेता है कि नाशपाती के आकार का जो सॉलिड पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या है, बम। अब एक चीज होती है प्यूमिस। देखिए टफ और प्यूमिस लगभग समान है। गांव में एक झामा वर्ड यूज होता है, यानी छिद्र युक्त जो चट्टान बनती, इग्नियस रॉक बनती है लावा से, उससे हम क्या कह देते हैं, प्यूमिस कह देते हैं। ये भी सॉलिड के रूप में ही देखा जाता है। अब एक वर्ड है ब्रेशिया, ध्यान दीजिए। ब्रेशिया क्या है, जब नुकीली चट्टानें, यानी नुकीले जो ज्वालामुखी इग्नियस रॉक होती हैं, वो जब एक गाढ़ा से जुड़ जाती हैं, लावा से, लावा उसमें जोड़ने काम, गाढ़े का काम कर देता है, तो लावा से जब जुड़ जाती हैं तो एक जो नुकीली चट्टानों का एक टुकड़ा मिल होता है। यहां ध्यान रहे, ये कैसी चट्टानें हैं, नुकीली, नुकीली वर्ड याद रखिएगा, ये नुकीली चट्टानें होती हैं, और ये जब आपस में एक जुड़ करके एक बड़ा टुकड़ा बनाती हैं तो उसको ब्रेशिया कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन किस तरह से बनेगा उसको समझिए। पहली बात तो यह है कि ऐसा पूछ सकता है कि सीक्वेंसली जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको बढ़ते हुए आकार में, तो राख है, लैपली है, बम है, ये चार, 1 2 3 4, ये चारों आकार के बढ़ते क्रम में है। राख एकदम पाउडर, लैपली मटर के आतर दाने का, बम वो है। टफ कितना भी बड़ा हो सकता है क्योंकि ये सॉलिडिफाई होकर के बन रहा है। प्यूमिस भी वही बात है, प्यूमिस ऐसा नहीं कि निकलता है, प्यूमिस बनता है बाहर। ये ब्रेशिया भी बाहर आकर के बनता है, नुकीले जब चट्टानें आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको हम ब्रेशिया कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड आता है कॉन्ग्लोमेरेट, हालांकि ये ज्वालामुखी चट्टान नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये ज्वालामुखी टॉपिक का से कोई संबंध इसका नहीं है, ये अवसादी चट्टान है। ज्वालामुखी क्या होती है, इग्नियस रॉक, ये आग्नेय चट्टान होती है, यानी कि ये ज्वालामुखी से निकला ही नहीं है। कौन, कॉन्ग्लोमेरेट। इसमें क्वेश्चन क्यों बनता है, ब्रेशिया नुकीली चट्टानें जब लावा से जुड़ जाती हैं आपस में, ध्यान रहे कि नुकीली चट्टानें, इसमें कौन्स होते हैं, नुकीली चट्टानें जब लावा से जुड़ जाती हैं तब क्या बनती हैं, ब्रेशिया। और जब गोल गोल चट्टानें, गोल गोल और वो भी अवसादी चट्टानें जब मिट्टी से जुड़ जाती हैं आपस में, तब कॉन्ग्लोमेरेट बनती है। तो कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेशिया में क्या अंतर है, कई बार ये पूछा जा चुका है बड़े लेवल पे। तो पहली बात कि ये ज्वालामुखी चट्टान है, ये कॉन्ग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है, इसमें नुकीली रॉक्स आपस में जुड़ करके बनता है, और इसमें गोल गोल रॉक्स आपस में जुड़ती हैं। इसमें लावा से जुड़ती हैं सब टुकड़े, और इसमें मिट्टी से जुड़ता है। तो कभी अगर पूछे कि कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेशिया में क्या अंतर है, अक्सर पूछता है, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया। तो सॉलिड मटेरियल पे बात हो गई, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों पे हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं किस पे, द्रव पदार्थों पे। ज्वालामुखी से जो द्रव पदार्थ निकलते हैं उन्हें ही लावा कहते हैं। लावा क्या है, लिक्विड मटेरियल, यानी ये जो निकल के आ रहा है वो क्या है, बहते हुए आ रहा है, वो लावा है। लावा कैसा होता है, दो तरह का हो सकता है, बहुत चिपचिपा, अत्यधिक चिपचिपा, क्या है, अत्यधिक
चिपचिपा हो सकता है, ध्यान दीजिए, और दूसरा कम चिपचिपा हो सकता है। कम चिपचिपा होगा अगर, लेस विस्कस इंग्लिश में कह सकते हैं, और ये मोर विस्कस यानी बहुत चिपचिपा होगा तो जो निकलेगा तुरंत जम जाएगा, जो निकला तुरंत जम गया। तो इससे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। और जब लेस विस्कस होगा तो बहुत दूर तक बहेगा, तब क्या बनेगा? पठार बनेगा। एक बात ध्यान दीजिए, यानी कि लावा कब कम चिपचिपा होगा? जब वो एसिडिक लावा होगा। एसिडिक लावा कैसा होता है? बहुत अधिक चिपचिपा होता है। इसमें एसिडिक क्यों होता है? इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यानी सिलिका की मात्रा 60% से भी ज्यादा होती है, 67% से भी ज्यादा होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उच्च सिलिसिक, यानी सिलिका की मात्रा बहुत अधिक, तो वो हो जाएगा एसिडिक। एसिडिक होगा तो चिपचिपा होगा, तो ये गाढ़ा होगा, ये धीमी गति से बहेगा, और जब धीमी गति से बहेगा तो किसका निर्माण करेगा? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। और जब इस तरह का लावा निकलता है तो बहुत तेज विस्फोट होता है। इसके विपरीत जब लावा बेसिक होगा, तो बेसिक कब होगा? जब लेस विस्कस होगा, यानी 40% से भी कम सिलिका इसमें होगा, तब ये क्या होगा? लेस विस्कस कहेंगे इसको, यानी बेसिक लावा कहेंगे। यह पतला होगा। पतला का मतलब कि गाढ़ा नहीं होगा, और जब पतला होगा तो बहुत तेज बहेगा। बहुत तेज बहेगा तो बहुत दूर तक बहेगा, और दूर तक बहेगा तो क्या बनाएगा? पठार बनाएगा। समझ रहे हैं? और जब ये बहुत लेस विस्कस है, दूर तक जा रहा है, तो ये बहुत विस्फोट भी नहीं करेगा। तो इससे हम क्या बनता है? पठार बनता है। इसीलिए जैसे दक्कन का पठार है, कैसा है? बेसिक लावा है। लेकिन अगर पर्वत में चले जाएंगे तो वहां, जैसे फ्यूजियामा पर्वत है, तो वहां पे सिलिसिक लावा होगा। वो सिलिसिक लावा से बना है। तो बना दोनों लावा से, दक्कन पठार भी लावा से बना, लेकिन वो कैसे लावा से? बेसिक लावा से। और फ्यूजियामा पर्वत बना, जो किलिमंजारो पर्वत जो बना, वो किससे बना? एसिडिक लावा से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब लावा एसिडिक होगा तब पर्वत बनेगा, कि बेसिक होगा तब पर्वत बनेगा। तो कंफर्म हुआ। द्रव पदार्थ दो प्रकार में। अब इसके बाद जो आया तीसरा, वो है गैसीय पदार्थ। हमने बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक जो निकलती है वो क्या निकलती है? गैस ही निकलती है। यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार आता है। आपसे थोड़ा प्रश्न पूछने का तरीका भी यहां अलग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी के दौरान कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है। अब पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा बोल दिया ऊपर में कोई नहीं। तो बड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। यानी जो गैस निकलती है वो वास्तव में उसका नाम ही नहीं दिया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है, मोर देन 90%। फिर से सुन लीजिए, ज्वालामुखी में विस्फोट में सबसे अधिक गैसीय पदार्थ निकलता है। उन गैसीय पदार्थों में भी सबसे अधिक क्या? जलवाष्प। उसके बाद दूसरी गैसेज होती हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं, किसी में सल्फर डाइऑक्साइड, किसी में कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी में, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। अलग अलग ज्वालामुखियों में कोई से सल्फर बहुत ज्यादा निकल रहा है, कोई से गंधक बहुत ज्यादा निकल रहा है, कोई से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकल रही है। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आएगा सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ एक ही क्वेश्चन बनता है, जलवाष्प, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 90% से ज्यादा। तो दो बातें ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान किस प्रकार का पदार्थ सबसे अधिक निकलता है? तो गैसी। फिर दूसरा क्वेश्चन, गैसी जो पदार्थ निकलते हैं उनमें सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो जलवाष्प सबसे अधिक होती है।
उसके बाद जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस से एसिडिक रेन होता है, क्या प्रभाव होता है वो दूसरा बात है। अब एक बात समझते हैं कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, कहां तक पड़ता है। इसको इस चार्ट से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो इससे 10 किलोमीटर तक क्या होता है, ये पायरोक्लास्टिक फ्लो, यानी कि लावा या उससे निकलने वाले पदार्थ 10 किलोमीटर तक बहते हैं। नॉर्मल यहां तक तो जो भी रहेगा वो उसके साथ अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसका लावा बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अब ये चीज 10 किलोमीटर दूर तक जो है कुछ ही घंटों में ये चीजें आ जाएंगी। यानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, हो सकता है 1 घंटे तक ही 10 किलोमीटर दूर हुआ और पूरा का पूरा 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर दूर के जितने भी सिटी है, गांव है, सब क्या हो जाएगा, उसके अंतर्गत आ जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा कुछ आवर में ही। अब उससे दूर चलते हैं, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूर तक कुछ दिनों तक प्रभाव रहता है। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी उठी, हो सकता है समुद्री क्षेत्र में यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो या समुद्र के आसपास हुआ हो, तो वो एनर्जी से सुनामी उठेगी, तो सुनामी को पहुंचने में कुछ घंटों से अधिक समय लगता है। ये नहीं सोचिए कि ज्वालामुखी तुरंत विस्फोट हुआ तुरंत सुनामी आपके वहां। सोचिए कि सुंडा में, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी भूकंप हुआ था या ज्वालामुखी हुआ तो भूकंप था, लेकिन अगर ज्वालामुखी होता तो भी सुनामी उठती, तो वहां से यहां आने में 7 घंटा लग गया, तो और दूर जाने में कई दिन लग जाते हैं। तो सुनामी उठती है कई घंटों बाद, यानी दूसरे दिन हो सकती है, यानी लहरें कई दिन, 1 दिन तक आती रहती हैं, दूसरे दिन तक आती रहती हैं। अब इसका प्रभाव, सुनामी का प्रभाव 100 किलोमीटर तक हो सकता है, और 100 क्या, कई 100 किलोमीटर तक छोटी मोटी लहरें जाती हैं। अब इसके बाद कुछ वीक तक क्या होगा, ज्वालामुखी पदार्थ वहां गिरता रहेगा। यहां से गैस ऊपर गई तो उस जगह को लेने के लिए दूसरी गैस आती रहती है, यानी ग्लोबल जो सप्लाई ये विंड की है, एयर की है, वो डिस्टर्ब। पता चले कि भारत में ठंडी में पूर्वा पवन चलती है, अब ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, पछुआ चलने लगी, दक्षिण से हवा चलने लगी, उत्तर से हवा चलने लगी, तो ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, और ये कई वीक तक रहती है। यहां ऊपर से राख गिरती भी रहती है। अब उसके बाद क्या होगा, 1000 किलोमीटर के अंदर में कई मंथ तक हम क्या करते, एरोप्लेन्स भी नहीं फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ पदार्थ ऊपर पड़े हों, इसलिए उसके प्रभाव अभी रहता है। तो 1 मंथ तक तो हम उस एरिया में नो फ्लाइट जोन रखते हैं। फिर उसके बाहर इसका जो क्लाइमेटिक इफेक्ट आता है, ऐसा माना जाता है कि उसका प्रभाव तो कई साल तक रहता है। आप इसी से समझ लीजिए कि कुछ लोग ये मानते हैं डायनासोर समाप्त हुए हैं वोल्केनो इरप्शन से, बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन हुआ, यानी ये जलवायु परिवर्तन तक कर सकता है बहुत बड़े पैमाने पर अगर हो, तो एक वोल्केनो भी कई साल तक इफेक्ट कर सकता है। तो इसका प्रभाव, यानी ज्वालामुखी का आसपास जो निकलने वाले पदार्थ हैं उसका क्या प्रभाव होता है, इस पर एक छोटी सी चर्चा रही। आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में ज्वालामुखी के प्रकार या ज्वालामुखी से जो स्थलाकृतियां बनती हैं, एक लंबी चर्चा है, कई क्लास में होगी, वो छोटे क्लासेस बांटी गई हैं, तो आगे की चर्चा हम दूसरी क्लास में करेंगे।